भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुकी है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्न अब खत्म हो चुका है कि ये कब से लागू हुई, क्योंकि 1 जुलाई से 2024 से ये लागू हो गई। एक्ट कब का है? तो एक्ट जो है ये 23 का है, 2023 का है। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं? कहा जा रहा है कि संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों को लागू होने के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं। जैसे बीच में हम लोगों ने ये सुना था कि जो मोटर व्हीकल वाले थे, जो गाड़ी के लिए नियम बना दिए गए थे कि यदि कोई एक्सीडेंट लेके करके भाग जाता है और जो है बाद में वो पकड़ा जाता है या फिर वो इन्फॉर्म नहीं करता है, उसके ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया था। जैसे अभी वो लागू नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये अलग अलग लागू किया जा सकता है, अलग अलग तारीख पर अलग अलग उसके प्रावधान बीएनएस के लागू किए जाएंगे। तो इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, सारे प्रोविजन एक ही तारीख 1 जुलाई 2023 को लागू हो चुके हैं। ठीक है। लागू होने से पूर्व प्रचलित मुकदमों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सेक्शन 358 बता रहा है। ठीक है। सेक्शन 358 बता रहा है कि लागू होने से पूर्व जो प्रचलित मुकदमे हैं अभी तक, उस पर क्या प्रभाव डालेगा। तो उस पर कह रहा है कि लागू होने से पूर्व प्रचलित आवेदन जितने हैं, एप्लीकेशन जो पड़े हुए हैं, जांच जो इंक्वायरी है, विचारण जो ट्रायल चल रहे हैं, विवेचना इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, कोई कार्यवाही, कोई भी प्रोसीडिंग है, अपील है, पुराने अधिनियम से ही शासित होंगे, यानी कि वो आईपीसी से ही शासित होंगे, ना कि किसी अदर एक्ट से। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है, भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कितनी है? 358 है। ये हमें याद रखना है। ये जो जुडिशरी के क्वेश्चंस देंगे, देखेंगे आने वाले टाइम पे ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। कुल चैप्टर कितने हो रहे हैं, अध्याय कितने हो रहे हैं? तो 20 हो रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है। पुराने अधिनियम में कितने थे, किन धाराएं? वो 511 थी, लगभग सभी को याद हो चुका था। कुल कितनी नई धाराएं जोड़ी गई? तो 12 से अधिक जो हैं जोड़ी गई हैं, याद रखना है। कुल कितनी धाराओं में परिवर्तन किया गया है? तो 75 प्लस जो है धाराओं में परिवर्तन किया गया है, चेंजेस लाए गए हैं। मतलब पूरी तरीके से वो नहीं बदली गई हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक चार्ट है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कंपेयर किया गया है आईपीसी और बीएनएस में। ठीक है, कौन सा सेक्शन किस में है। ठीक है, इस चार्ट का प्रिंट आउट रख सकते हैं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि कुछ चीज़ों को डिफाइन कर दिया गया है अलग अलग से, तो उसे भी हम लोग को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। नए क्या क्या शब्द जोड़े गए हैं, अपराध क्या है, प्राविधान क्या है, वो जोड़े गए हैं, हमें वो देख लेना है। पहला शब्द जो अलग से आया हुआ है, बालक को परिभाषित किया गया है। क्या कहा जा रहा है? नए अधिनियम में बालक बालिका का अंतर समाप्त कर दिया गया है। अब हर व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उसे बालक शब्द से संबोधित किया जाएगा, चाहे वह बालक हो चाहे बालिका हो। ठीक है। इस संबंध में मेल फीमेल व शिशु में जो अपराध के संबंध में अंतर था, उसे समाप्त कर दिया गया है। उससे ऊपर की उम्र होने पर महिला व पुरुष शब्द से संबोधित किया जाएगा। जो किस धारा में है ये परिभाषा? तो धारा 2 की उपधारा 3 में है। अब क्या है कि जो भी लोग 18 वर्ष से नीचे के हैं, वो बालक बालिका या फिर शिशु नहीं कहे जाएंगे। यदि वो कोई अपराध करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बालक कहे जाएंगे, चाइल्ड कहे जाएंगे। ठीक है। दूसरे शब्द पे आते हैं। उसको लिंग को जो है डिफाइन किया गया, अलग परिभाषित किया गया, एक नया शब्द जोड़ा गया है। और बीएनएस में इस शब्दावली में प्रयुक्त शब्द वह पुरुष व महिला के साथ ही उभय लिंग से भी संबंधित होगा। धारा 2 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया इसे। उभय लिंग को भी परिभाषित लिंग के अंतर्गत रख दिया गया। और क्या कहा गया कि जब भी अब सेक्स की बात होगी तो वो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर की भी हम बात करेंगे। ठीक है। कह रहे हैं कि इसमें किसी को संबोधित करने के लिए वह शब्द पर्याप्त होगा। अब सामान्य रूप से अलग अलग महिला पुरुष उभय लिंग के नाम से संबोधित करने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः यह आवश्यकता तभी होगी जब महिला पुरुष या उभय लिंग में से किसी के लिए विशिष्ट रूप से कोई संदर्भ हो। ठीक है, तो वहाँ पे अलग से करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सामुदायिक सेवा। ठीक है। सामुदायिक सेवा को धारा 4 में जोड़ा गया और कहा गया कि पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में 5 प्रकार के दंड का प्राविधान था। अब भारतीय न्याय संहिता में दंड को परिभाषित करती है। नई धारा 4 में एक अन्य दंड सामुदायिक सेवा को समाहित किया गया है। एक अलग प्रकार का दंड आ गया। पहले सेक्शन 53 में कितने प्रकार के थे पनिशमेंट? 5। अब एक और जोड़ दिया गया है यहाँ पे सेक्शन 4 में। क्या कहा गया? वो सामुदायिक सेवा के नाम से जाना जाएगा। कहा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा, जिसे दूसरी नाम दिया गया संहिता 2023, धारा 23 की उपधारा 3 के स्पष्टीकरण में सामुदायिक सेवा परिभाषित है, जिसके अनुसार
क्या कह रही है ये धारा परिभाषित करते हुए सामुदायिक सेवा को? सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसकी किसी दोषित व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में जो समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय आदेश जारी करे जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा पिटी ऑफेंस है, कोई छोटा अपराध है, तुच्छ अपराध है, और उसके लिए किसी व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाना या फिर जुर्माने से दंडित किया जाना उचित नहीं है, तो सामुदायिक सेवा के लिए उसे लगाया जा सकता है। सामुदायिक सेवा जैसे कहीं किसी पब्लिक प्लेस की साफ सफाई करना या फिर किसी जगह की सुरक्षा करना। अधिकतर यही होगा कि ज़्यादातर जो व्यक्ति है जो पकड़ा गया है जिसको ऐसी सज़ा दी जानी है, जिस कार्य में माहिर होगा उसी कार्य के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक है, उसे पकड़ा गया, उसे ये कह दिया जा सकता है कि आप जो है कम से कम 10 बच्चों को 3 महीने तक लगातार फ्री में पढ़ाएंगे। कोई एडवोकेट है, अगर वही पनिशबल हो रहा है सामुदायिक सेवा से, उसे क्या दिया जा सकता है, आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के आप जो है मुकदमा उसका लड़ेंगे। ठीक है, ये कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो विभिन्न नई और पुरानी धाराएं हैं इसे आप देख सकते हैं, चेंजेस जो इसमें आए हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं ये सारी धाराएं क्योंकि अभी तक जो भी थे उसमें होता क्या था कि इसमें जो है जो जुर्माना था और उसकी जो सज़ा थी इसमें वृद्धि की गई है, कुछ बढ़ाया गया है, इसलिए इसको देख लेना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, एक नई धारा के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नई धारा 337, पुरानी धारा जिसकी 466 थी, आपको पता होगा। दस्तावेज में सरकार द्वारा जारी किसी पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड को भी समाहित किया गया है। अब आधार कार्ड को भी क्या कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। पहले दस्तावेज को, इसी चीज़ को जब हमको देखना होता था तो आईपीसी में धारा 466 देखते थे, अब जो है नई धारा जो है 337 है, ये बात याद रखिए। और आधार कार्ड शब्द को उसमें क्या किया गया है, समाहित कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत से बाहर रहकर भारत में दुष्प्रेरण, ठीक है, धारा 48 की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं क्या कहा जा रहा है। का एक्स देश में, का जो है किसी एक्स देश का नाम जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, देश में ख को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको धारा 48 में ला दिया गया है, भारत से बाहर अगर कोई दुष्प्रेरण करता है। चूंकि यह नई धारा इसीलिए जोड़ी गई है कि भारत से बाहर रहकर कोई व्यक्ति भारत में किसी अपराध को कारित करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो ऐसे व्यक्ति को दांडिक विधि के अधीन लाया जा सके और उसे जो है दंडित किया जा सके। पहले ये दुष्कर था कर पाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रेप की बात की गई। बलात्संग की कोर्ट में ना आने वाले प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन के लिए दंड की प्रावधान बना दिए गए धारा 69 में। ठीक है, ये धारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा गया जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ठीक है, मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांत के ऐसी अवधि के कारावास से दंडित होगा जो 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, ये कहा गया कि वो शादी करने के लिए तो कहता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, कहा जा रहा है प्रवंचनापूर्ण तरीके से, एलिमेंट अगर इसके निकालेंगे तो प्रवंचनापूर्ण तरीका होना चाहिए, ऐसे साधनों का प्रयोग करे। और क्या कह रहा है, किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, प्रॉमिस कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि शादी करेगा, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, मतलब शादी करने का वादा तो कर रहा है लेकिन शादी नहीं कर रहा है, उसके साथ मैथुन करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ठीक है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है। अगर ऐसा कोई सेक्स हो रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में जो वो रेप की डेफिनेशन में यहाँ पे फॉल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए बताया गया है यदि वो ऐसा करता है तो वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी वो दायी होगा। स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन या प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरण या उसका मिथ्या वचन सम्मिलित है। किस तरीके से प्रवंचना कर सकता है, तो बताया गया कि प्रोन्नति जो है प्रमोशन देने के लिए कर सकता है। ठीक है, या पहचान छिपा रहा है विवाह करने के लिए, किसी भी तरीके से अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है, मैं ये नहीं वो हूँ, उसका नाम मान लीजिए कि कुछ भी एक्स है तो अपना नाम वाई बता करके वो
वहाँ पे कर रहा है तो वहाँ पे भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो इसका परीक्षण होगा वो सतत परीक्षण होगा सेशन कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं एक पॉइंट कि महिला को विवस्त्र करना, जिस रोब अभी तक जो भी सेक्शन 354 में था आईपीसी में क्लॉज बी में, अभी वो 76 में आ गया है। ये सेक्शन भी आपके लिटिगेशन में देखने के लिए बहुत आसानी से मिलते हैं, एफआईआर में देखने के लिए मिलती हैं। नई धारा 76, पुरानी धारा 354 बी। ठीक है, धारा 354 बी में पहले जो सार्वजनिक स्थान लिखा था उसे नई धारा 76 में हटा दिया गया है। अब चाहे प्राइवेट स्थान में विवस्त्र किया जाए चाहे सार्वजनिक स्थान में, वो क्या मान लिया जाएगा, महिला को विवस्त्र किया गया है। ये नई धारा है, नया अपराध है। अभी तक पब्लिकली अगर आप किसी महिला को जो है सार्वजनिक स्थल पर वहाँ पे उसको विवस्त्र करते हैं, डिसरोब करते हैं, उसे उसके वस्त्रों से वंचित करते हैं, तो अभी तक आप 354 बी में दोषी पाए जाते थे। ठीक है, अब ये जो सार्वजनिक स्थान है हट जाने से ये धाराएं और लगेंगी, और अब ये धारा कौन सी हो जाएगी, धारा 76 हो जाएगी। और कोई भी महिला आसानी से ये कह सकती है कि नहीं, हम कहीं प्राइवेट प्लेस पे थे, वहाँ पे इन्होंने मुझे डिसरोब किया था, मेरी वस्त्र हरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते थे। फोर्थ में कहा जा रहा है कि अपराध कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर अभी तक अपराध होता चला आया है और कंटिन्यू है अभी। ठीक है, ये धारा 95 में जोड़ा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आने वाले समय पे लगेगी कई एफआईआर में आप देखेंगे। क्योंकि होता क्या था, कहा गया कि जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, मतलब उसको पैसे दे करके काम के लिए वो लेकर जाएगा। ठीक है, भाड़े पर लेने का मतलब काम पर जो भी काम वो उससे करवाना चाहता है उसके लिए उसे वो पे करेगा वो। लेकिन होना क्या चाहिए, बालक। बालक की डेफिनेशन आप देख चुके हैं, 18 साल के नीचे को लोग बालक कंसीडर करेंगे। ठीक है, कहा गया कि जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वो कार्य कैसा होना चाहिए, अपराध होना चाहिए, करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा या फिर उसे अपॉइंट करेगा या नियुक्त करेगा, तो वह किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, 3 साल से तो कम किसी हालत में नहीं होगा, लेकिन जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी, और मतलब जुर्माना भी इम्पोज किया जाएगा, 3 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, और जो 10 साल तक की सज़ा हो सकेगी। क्या कहा गया आगे, जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है, अगर सिर्फ मात्र लेता है वो, पैसे देके उसे जो है नियोजित करता है, नियुक्त करता है, और अपराध नहीं होता है, 3 साल से 10 साल तक की ही सजा है। लेकिन अगर वो अपराध हो जाता है तो फिर आगे क्या कहा गया, यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो। ठीक है, अगर वो बच्चा वैसा कोई कार्य कर देता है तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो उसे भाड़े पर या फिर पैसे देकर रेंट पे लाया है वो अपराध कारित कराने के लिए, तो ये मान लिया जाएगा तो वही व्यक्ति जो है अपराध किया है, उसमें उस बालक को छोड़ दिया जाएगा और उसके लिए उसे सजा नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण में अगर देखें तो लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, ठीक, नियोजन करना, नियुक्त करना व उपयोग करना इस धारा के अर्थांतर्गत है। लैंगिक शोषण होता है बालकों का, जो 18 साल से कम उम्र के हैं उन्हें कई टीवी सीरियल या फिर वेब सीरीज आजकल जो आ रही हैं सारी मैक्सिमम एडल्ट मूवी में ले लिया जाता है। ठीक है, उनको भी क्या कहा जाएगा, इस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। ठीक है, जो उनको भाड़े पर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आजीवन कारावास के दंडादेश द्वारा हत्या कारित करना, आजीवन कारावास के दंडादेश द्वारा हत्या कारित करना। ठीक है, जो अभी तक जो धारा 303 थी आपको याद होगा, अब वो धारा 104 बन चुकी है, पहले तो आप ये याद रखें। ठीक है, होता क्या था, ठीक है, देखिए पहले धारा 303 भारतीय दंड संहिता में मात्र एक सजा मृत्युदंड का ही प्रावधान था। 303 क्या कहती थी, जैसे ही वहाँ पे हो गई जो मान लीजिए कोई व्यक्ति आजीवन कारावास झेल रहा है और जेल में ही वो रहेगा, तो जेल में ही मान लीजिए किसी की हत्या कर देता है, तो क्या हो जाता था, उसे हत्या के लिए ही वहाँ पे उसको दोषी माना जाता था, उसके लिए एकमात्र दंड सुझाव दिया गया, वो क्या था, मृत्युदंड। ठीक है, लेकिन अब उसमें ये धारा चेंज लाई है, क्या कह रही है, पहले धारा 303 भारतीय दंड संहिता में मात्र एक सजा मृत्युदंड का ही प्रावधान था, इसीलिए उसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, अगर आपको याद हो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मिट्ठू उनका मामला, तो उसी में किया गया था। ठीक है, इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब नई धारा 104 जोड़ दी गई। ठीक है, में मृत्यु आजीवन कारावास व शेष प्राकृतिक जीवन काल के दंड का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, यह हत्या के मूल अपराध पुरानी धारा 302 नई धारा 103 से इस रूप से भिन्न है कि उसमें दंड के रूप में शेष प्राकृतिक जीवन के दंड का प्रावधान नहीं था।
आप ये ध्यान दिए होंगे 302 में यदि उनकी हत्या के लिए पनिशबल किया गया, आजीवन कारावास मिल गया, अब वो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है, ठीक है। उसी समय वो जो है किसी अन्य व्यक्ति की जेल में ही हत्या कर देता है, या फिर पैरोल पर गया हत्या कर देता है, जिसी तरीके से वो हत्या कर देता है, ठीक है। तो उसे 303 में एक ही ऑप्शन दिया गया था अभी तक, जो कि असंवैधानिक थी धारा, चली आई लगातार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। क्योंकि किसी व्यक्ति ने, मान लो वहाँ पे वो सज़ा भुगत रहा था, बाहर गया, उसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला और वो वहाँ पे फिर से हत्या कर दिया। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है जो व्यक्ति एक बार वहाँ पे अपराध कर दिया था 302 का, वहाँ पे मर्डर कर दिया था, फिर से वो मर्डर किया तो वो पुराने कनेक्शन की वजह से किया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान वही है और उसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ सकता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बताया गया, तो फिर वहाँ पे क्या होता, उसको फिर मृत्युदंड के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब उसे वहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसे अब मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है, ठीक है। आजीवन कारावास में अधिकतर ये होता था 20 साल तक की सज़ा भुगत लिया, 14 साल तक की सज़ा भुगत लिया, सरकार माफ़ करवाने के लिए अर्जी करती थी। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है पावर रखते हैं इसके लिए, वो देखते थे कि क्या कंडीशंस हैं और वहाँ पे उसे माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन तब उसे ये सज़ा दी जा सकती है कि जितनी नेचुरली उसकी लाइफ बची हुई है, उसे आजीवन सज़ा काटनी ही पड़ेगी यदि वो ऐसा अपराध कर देता है, दोबारा से दोहरा देता है, ठीक है। आगे बढ़ें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। मॉब लिंचिंग अभी तक जो है कहीं भी ये अलग अलग तरीके से इसको जो है ऐड किया जाता था जब भी एफआईआर होती थी, कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए मॉब लिंचिंग के लिए सेक्शन 103 103 की उपधारा 2 में इसको परिभाषित कर दिया गया। और क्या कहा गया, समूह द्वारा मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर हत्या कारित करने के लिए दंड। अभी तक होता क्या था, मॉब लिंचिंग होती कैसे थी, जैसे कोई समूह है, उसके द्वारा क्या किया जाता, मूल वंश को या फिर जाति को एक टारगेट किया जाता था, किसी पर्टिकुलर समुदाय को या फिर किसी पर्टिकुलर लिंग को, ठीक, या फिर किसी जन्म स्थान, वहाँ पे अगर कोई एरिया है, या फिर कोई लैंग्वेज वाला स्थान है, जैसे भाषा से संबंधित है, तो क्या करते थे उस पर वहाँ से हटी हुई जो जनता रहती थी वो क्या करती थी, मॉब लिंचिंग कर देती थी। उसी को रोकने के लिए ये अब इस धारा के अंतर्गत उसे पनिशेबल बनाया जाएगा, वो सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत क्या होंगे, पनिशेबल होंगे, ठीक है। उसमें कहा क्या गया, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, पहले तो याद रखिए 5 या 5 से वो अधिक होने चाहिए तभी मॉब लिंचिंग होगी। मॉब लिंचिंग होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने ही चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और क्या करने चाहिए, व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिक विश्वास, किसी अन्य समरूप आधार, ठीक है, किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी होगा, और ये सत्य परीक्षण होगा, सेशन कोर्ट इसका ट्रायल करेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था जोड़ा जाना, क्योंकि मॉब लिंचिंग के केसेस आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है। मॉब लिंचिंग धारा हमें याद रखी है, धारा 103 की उपधारा 2 में है। उसके लिए दंड कितना है, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास। व्यक्ति कितने होने चाहिए मॉब लिंचिंग के लिए, 5 होने चाहिए या फिर 5 से अधिक ही होने चाहिए, तभी वो मॉब लिंचिंग के अपराध के अंतर्गत वो आ सकेंगे, ठीक है। ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे।